नेफ्रोलॉजी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन एंड मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं। तो उसमें माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस हेमिचूरिया आएगा, डिस्मोर्फिक आरबीसीज आएंगी, एकैंथोसाइट्स भी उनको बोलते हैं। आरबीसी कास्ट होंगी ऑन सेडिमेंट, एजोटीमिया मिलेगा, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होगा, प्रोटीनूरिया होगा, यूजली जो होता है वो सब नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया होता है, यानी कि 3.5 ग्राम से जो है पर डे से कम होगा। और उसके बाद में नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया भी देखने को समटाइम मिल सकता है, अगर मान लीजिए ओवरलोपिंग है नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो फिर हमें देखने को मिल सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो एक फेनोटाइप है और इन्फ्लेमेटरी ग्लोमेरुलर डिसीज के लिए यूजली यूज किया जाता है, एक स्पेसिफिक डिसीज ये नहीं है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डायग्नोसिस जो होती है वो बेसिकली बेस्ड किडनी बायोप्सी पर ही होती है और क्लिनिकल हिस्ट्री पर होती है और लेबोरेटरी पर होती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोलिफरेशन है कि नहीं। प्रोलिफरेशन यूजली जो होता है मेसेंजल मिल सकता है, एंडोकैपिलरी मिल सकता है, एक्स्ट्रा कैपिलरी या क्रिस्टेंट देखने को मिल सकते हैं जो कि बायोप्सी में कॉमन होता है। उसके बाद में हम देखेंगे ग्लोमेरुलर इंजरी जो सिस्टमिक डिसीज की वजह से हुई है, जैसे कि मान लीजिए एंडोकार्डाइटिस हुआ, एसएलई हुआ, अनका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस हुआ, हेनोक्सिन परपुरिया हुआ और गुड पाचर सिंड्रोम हुआ, तो वो इसकी वजह से ग्लोमेरुलर इंजरी हमें देखने को मिलेगी। लैब वर्कअप जो है वो हमारा डिपेंड करता है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, तो इसमें हम यूजली कॉम्प्लीमेंट्स कराते हैं, यूजली C3 C4 कराते हैं, एनए कराते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी सीरोलॉजीज कराएंगे, अनका कराएंगे। उसके बाद में एंटीजीबीएम एंटीबॉडीज देखेंगे, एचआईवी देखेंगे, उसके बाद में जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद में या फिर इम्यूनोफिकेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, उसके बाद में फ्री लाइट चेंज और रेशो वगैरह देखेंगे, ऐसे करेंगे। उसके बाद में क्रायोग्लोबुलिन्स देखेंगे, उसके बाद में आरए फैक्टर देखेंगे, ब्लड कल्चर्स वगैरह ये सब कराएंगे। कॉमन जो सीरम कॉम्प्लीमेंट चेंजेस जो होते हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसकी हम बात कर लेते हैं। कॉमन सीरम कॉम्प्लीमेंट चेंजेस इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अब सबसे पहले बात की जाए कि लो कॉम्प्लीमेंट हमारे जो है वो किन किन कंडीशन में मिलेंगे। तो सबसे पहले इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो एमपीजीएन होगा या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस में हमारा जो है वो लो कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इन्फेक्शन रिलेटेड जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा या फिर जो क्रायोग्लोबुलिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होगा, उसके बाद में हमारा आएगा प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन डिसीज जो होगी हमारी PGN-MID, उसमें भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन डिपोजिशन डिसीज है जैसे स्पेशली हैवी चेन वाली, या फिर इम्यूनोटेक्टाइड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें भी हमारे लो कॉम्प्लीमेंट्स लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये इतनी सारी कंडीशन है जिसमें हमें लो कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेंगे। नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट किसमें रहेंगे, या तो पॉसियोमिनी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर एंटीजेबीएम डिसीज हो, आईजीए नेफ्राइटिस या फिब्रिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट जो लेवल होंगे वो नॉर्मल रहेंगे। तो ये हमारी बात हो गई कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब अगर हम बात की जाए एपिडेमियोलॉजी की, अगर हम बात की जाए तो अगर 18 साल से कम उम्र की एज है तो उसमें जो है ल्यूपस नेफ्राइटिस देखने को ज्यादा मिलता है इन, और ये मोर देन होता है ये आईजीए नेफ्राइटिस, मोर देन अनका, मोर देन एंटीजेबीएम डिसीज एंड एल्पोर्ट्स। अगर 18 से 60 साल के बीच की बात की जाए तो ल्यूपस नेफ्राइटिस यहाँ पर अभी भी ज्यादा रहेगा आईजीए नेफ्राइटिस से, आईजीए नेफ्रोपैथी से, या अनकाज रिलेटेड डिसीज से, या एंटीजीएम डिसीज या एल्पोर्ट से। अगर 60 से 18 साल के बीच में जाए तो फिर यहाँ पर अनका एसोसिएटेड डिसीज हमें ज्यादा देखने को मिलेगी आईजीए नेफ्रोपैथी से, आईजीए नेफ्रोपैथी ज्यादा देखने को मिलेगी हमें ल्यूपस नेफ्राइटिस से, और वो हमें ज्यादा देखने मिलेगी फिब्रिलरी जीएन से, और वो ज्यादा देखने मिलेगी एंटीजीबीएम और एल्पोर्ट डिसीज से। अगर मोर देन 80 ईयर्स की बात की जाए तो इसमें भी हमें अनका ज्यादा देखने को मिलेगा, मोर देन आईजीए नेफ्रोपैथी, मोर देन ल्यूपस नेफ्राइटिस, और इसमें फिब्रिलरी जीएन, उसके बाद में एंटीजीबीएम डिसीज और एल्पोर्ट्स वगैरह ये बराबर बराबर देखने को मिल सकते हैं। मेल की भी बात की जाए तो हमारा आईजीए नेफ्रोपैथी ज्यादा होगा अनका के कंपैरिजन में, यानी कि हमें जो है आईजीए नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन होगा इन कंपैरिजन टू अनका। अनका विल बी मोर देन ल्यूपस नेफ्राइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस विल बी मोर देन फिब्रिलरी जीएन, उसके बाद में मॉडर्न जो है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज या फिर एल्पोर्ट डिसीज। उसके बाद फीमेल की अगर बात की जाए तो उसमें ल्यूपस नेफ्राइटिस सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा अनका से, एंड आईजीए नेफ्राइटिस और अनका लगभग बराबर होंगे, एंड दिस विल बी मोर देन द फिब्रिलरी जीएन या जेबीएम एंड एल्पोर्ट। तो ये हमारे जो है इस तरीके से एपिडेमियोलॉजी है वो हमारी डिफर करेगी। अब आते हैं हम एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन, वो एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन जो कि सिस्टमिक डिसीज की वजह से हो रहे हैं और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करा रहे हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहले ही डिसीज आ जाती है हमारी नंबर 1 आईजीए वेस्कुलाइटिस। आईजीए वेस्कुलाइटिस की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हम स्किन देखेंगे। स्किन में क्या क्या मिलेगा, आर्टिकेरिया, इकाइमोसिस, मैकुला, पैल्पेब्रल परप्यूबरा, है ना। उसके बाद में जीआई में हमें देखना है, एब्डोमिनल पेन बताएंगे पेशेंट, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह ये सब होगा। उसके बाद में अगर हम मस्कुलोस्केलेटल की बात करें तो उसमें आर्थाल्जिया और आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया आईजीए वेस्कुलाइटिस। आईजीए वेस्कुलाइटिस में क्या देखना है, स्किन देखना है, जीआई देखना है, और हमें
ज्वाइंट्स देखने हैं। तो स्किन में क्या मिलेगा, अर्टिकेरिया, एकाइमोसिस, मैकुला, पैल्पेबल परफ्यूरा हमें देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात की जाए तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, नोजिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा। अगर जॉइंट्स की बात की जाए तो आर्थ्राल्जिया, आर्थराइटिस मिलेगा देखने को। अब आ जाते हैं एसएलई। एसएलई में क्या होगा, एसएलई में सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल फीवर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के बारे में पूछना है, जैसे कि फीवर, मेलेज, वेट लॉस। उसके बाद में स्किन की हिस्ट्री लेनी है, जैसे कि मेलर रेश तो नहीं है, डिस्क्वायड लिपस तो नहीं है। उसके बाद में लंग्स के बारे में देखना है कि प्लोराइटिस तो नहीं है, कार्डियक देखना है कि कहीं पेरिकार्डाइटिस तो नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देखना है कि कहीं एब्डोमिनल पेन तो नहीं है। उसके बाद में मस्कुलोस्केलेटल देखना है, जैसे कि आर्थाल्जिया, आर्थराइटिस, या फिर न्यूरोलॉजिकल देखना, कोई कंफ्यूजन, सीजर, स्ट्रोक। ये इस तरीके से हमें कवर करना है एसएलई। एसएलई की अगर हम हिस्ट्री देख रहे हैं या एसएलई सस्पेक्टेड है। उसके बाद में अनका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस अगर हम बात करें तो अनका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस में भी हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फीवर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने हैं, जैसे फीवर, मलेज और वेट लॉस। उसके बाद में स्किन अगर हम देखें तो पैल्पेबल परफ्यूरा देखने को मिलेगा। लंग्स की अगर हम बात करें तो कैविटीज, नोड्यूल्स, पल्मोनरी हेमरेज, कफ, ये सब देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइन, जीआई की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो फिर हमें एब्डोमिनल पेन वगैरह जो है पेशेंट बताएगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो आर्थाल्जिया, आर्थराइटिस, उसके बाद में मेनिंजाइटिस, मल्टीप्लेक्स वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। ईएनटी की बात करें तो राइनोसाइनोसाइटिस देखने को मिलेगा, अगर हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, और कार्टिलेज रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये सारी हमारी कंडीशन एसोसिएटेड होगी। अब आते हैं एंटीजीबीएम डिसीज। अगर एंटीजीबीएम डिसीज सस्पेक्ट है तो क्या मिलेगा, पल्मोनरी हेमरेज, ये सबसे कॉमन में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में एल्पोर्ट सिंड्रोम की बात करें तो हमें सबसे पहले इसमें ईएनटी देखना है, उसमें हमें सेंसिटिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। आईज की बात करें तो लेंसेज हमें देखने हैं, रेटिनल और कॉर्नियल डिफेक्ट्स देखने हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए हम सस्पेक्ट कर रहे हैं क्रायोग्लोबुलिनिमिक जीन, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें हमें सबसे पहले स्किन देखना है। स्किन में हमें जो है वो पैल्पेबल परफ्यूरा मिलेंगे, अल्सर्स मिलेंगे। न्यूरो या सीनेस की बात की जाए तो न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। अगर मस्कुलोस्केलेटल की बात की जाए तो आर्थ्राल्जिया, आर्थराइटिस, माइल्जिया, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ ही एक दूसरा टॉपिक है जिसको हम कवर कर लेते हैं, वो है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होता है इन्फ्लेमेटरी ग्लोमेरुलर डिसीज का, वो बहुत रैपिड होता है। वर्सनिंग किडनी फंक्शन होता है ओवर डेज, वीक्स और मंथ्स, और ये पुअर प्रोग्नोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। तो अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा रैपिडली प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ द किडनी होता है। इसमें ज्यादातर अनका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस आते हैं, एंटीजीबीएम डिसीज आता है, ल्यूपिनस नेफ्राइटिस आता है, आईजी नेफ्रोपैथी या आईजीए वेस्कुलाइटिस आता है, इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है, और स्पेशली एंडोकार्डाइटिस। तो ये नाम याद रखने में जरूर है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 अनका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस, नंबर 2 एंटीजीबीएम डिसीज, नंबर 3 ल्यूपिनस नेफ्राइटिस, नंबर 4 आईजी नेफ्रोपैथी या आईजीए वेस्कुलाइटिस या इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सब आते हैं। क्रिसेंट्स, क्रिसेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होते हैं। बेसिकली क्रिसेंट्स क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन होते हैं और यूजुअली किडनी बायोप्सी में देखे जाते हैं आरपीजीएन के केसेस में। इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो हमें बहुत जल्दी बनानी पड़ती है, किडनी बायोप्सी वगैरह हमें करना पड़ता है और ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी करना पड़ता है, अदरवाइज ये डिसीज जो होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। अगर बायोप्सी मान लीजिए अवेटिंग है, अगर उसमें टाइम लग रहा है तो फिर हम एम्पेरिकली ट्रीटमेंट यूजुअली शुरू कर देते हैं, आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। उसमें यूजुअली सबसे कॉमन जो यूज होता है वो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, यूजुअली 50 से 1000 मिलीग्राम पर डे जो है 3 दिन तक हम यूजुअली देते हैं, और इससे जो है वो कोई भी बायोप्सी का रिजल्ट जो है वो चेंज भी नहीं होता है। उसके बाद में हम अगर मान लीजिए आरपीजीएम तो कंसीडर करेंगे प्लेक्स, कब, जब डिफ्यूज एल्वुलर हेमरेज वगैरह हो रहा है और सीवियर एकेआई है तो हमें जो है वो प्लेक्स स्टार्ट कर देना है।